बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, किसी भी काम में सफलता के लिए जरूरी होता है मेहनत, लगन, परिस्थितियां और साथ ही साथ जानकारियां। कृषि जगत से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम के साथ। आज हम बातें करेंगे पशुपालन के संबंध में, लेकिन पहले एक नज़र कृषि समाचार पर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुषी खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रबी फसल लगाने से पहले मिट्टी और बीज को करें उपचारित। मटर फसल को पाउडरी मिल्यू रोग और फली छेदक कीटों से करें बचाव। प्याज की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा रेड। अब समाचार विस्तार से। रबी फसल लगाने से पहले अपने खेतों की मिट्टी और उसमें लगने वाले बीजों का उपचार जरूर करें। इससे फसलों में रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। बीज और खेतों की मिट्टी को अनुशंसित रसायन और जैवनाशी से उपचारित जरूर करें। खेत में लगे मटर फसल को पाउडरी मिल्यू रोग और फली छेदक कीटों से बचाव करें। पाउडरी मिल्यू रोग मटर फसल की पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर के रूप में जमा हो जाता है। रोगी पत्तियां सख्त होकर मुरझाती हैं और अधिक संक्रमण होने पर सूखकर झड़ जाती हैं। वही फली छेदक कीट मटर फसल को नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई मक्का की खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करना जरूरी है। पूसा कृषि संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान केंद्र पटना द्वारा विकसित मक्का प्रभेदों का चयन करें। यह प्रभेद कम समय में उपज देने वाला है, जिससे अधिक आय की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, बाकलाई की खेती के लिए आप उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें, जैसे कि पूसा संस्थान जो दिल्ली में स्थित है उसके द्वारा पूसा सुमित, पूसा उदित प्रजातियों का चयन को विकसित किया गया है। इसके अलावा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का पूर्वी क्षेत्रों के लिए अनुसंधान केंद्र है पटना में स्थित है, उसके द्वारा स्वर्ण गौरव एवं स्वर्ण सुरक्षा प्रजातियों का विकास किया गया है। ये प्रजातियां यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। इनका अगर आप चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर इसकी सफल खेती के साथ अच्छी उपज सुनिश्चित की जा सकती है। प्याज की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड लगाएं। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहे। किसान भाई खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप अगर भिंडी फसल लगाए हुए हैं या लगाने जा रहे हैं तो रासायनिक कीटनाशी दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय जान लें। उपाय बिल्कुल आसान है। भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दे। ये कीटों को रोकने का काम करता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी।
फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। दर्शकों, ये जो पशुधन है ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, लेकिन ये अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हम पर निर्भर करते हैं। जाड़े का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में कैसे करें सूकरों का रख रखाव, उनकी देखभाल, ताकि उन्हें स्वस्थ रखा जा सके। पूरी जानकारी के लिए देखते हैं ये कार्यक्रम। जाड़े का मौसम आ चुका है। ऐसे में जो किसान भाई सूकर पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके सामने सूकरों की देखभाल की चुनौती बढ़ गई है। जाड़े का मौसम आते ही सूकरों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ता है, विशेषकर उनके नवजात शिशुओं को। अतः इस मौसम में उनके आवास तथा खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठंड के मौसम में सूकरों का शरीर जल्दी ठंडा हो जाता है और उनमें कई तरह की बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। अतः उनके आवास की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे उनके आवास में ठंडी हवाओं का प्रवेश न हो सके। इसके लिए खिड़की तथा दरवाजे को बंद करके रखें। फिर फर्श पर पुआल या जूट के बोरे से बिस्तर बना दें। नवजात सूकरों के लिए हीटर की व्यवस्था करना उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा सूकरों के आवास को हमेशा सूखा रखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे उन्हें ठंड से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम आ चुका है और ऐसे में आप अपने सूकरों की कैसे देखभाल कर सकते हैं,
क्या इनकी आवास व्यवस्था हो सकती है और विशेष क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। इन सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारे साथ है विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर रविंदर कुमार, जो हमें जानकारी देंगे कि सुअरों के प्रति आप कैसे विशेष सजग रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जाड़े का मौसम की शुरुआत हो चुकी है, जी, ऐसे में जो हमारे सुकर पालक भाई बहन हैं उनको आप क्या विशेष सलाह देंगे कि कैसे उनकी आवास व्यवस्था और विशेष करके खान पान की व्यवस्था कर सकते हैं? तो सर्वप्रथम जो आवास की बात करते हैं तो आवास में बदलाव करने की ये ज़रूरत है कि जैसे ही वातावरण का तापमान घट रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी सुकर हमारे जो सुकर हैं उनको जो तापमान लगभग 25 डिग्री जो सेल्सियस जो तापमान है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें हमारे सुकर का प्रदर्शन जो बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता है काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन यदि तापमान कम जाता है, अभी देखते होंगे कि ठंड के मौसम में रात में या बिल्कुल सुबह में वातावरण का तापमान कभी कभी 3 डिग्री 4 डिग्री भी हो जाता है या उससे भी कम हो जाती है। तो इस समय देखने को मिलता है कि ठंड की समस्या से हमारे जो सुकर है वो जूझने लगते हैं। तो हमें उचित वातावरण आवास के जरिए देने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आवास में ठंड का जो ठंडी हवाएं हैं उसको रोकने की ज़रूरत होती है। तो उचित आवास जो देने की बात होती है कि आप ठंड के मौसम में खास करके जब धूप ख़त्म हो जाता है, शाम का समय है, आप सारे खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दें। अच्छी तरह से बंद करने से ठंडी हवाएं अंदर नहीं आएगी तो अंदर का वातावरण ठीक रहेगा। इसके साथ ही साथ देखा जाता है कि जो छोटे छौने होते हैं उस समय जो जन्म होता है वो छोटे छौने की मृत्यु अधिक होने लगती है और वो समस्याएं होती है किसानों को। तो इसमें आवास को चारों तरफ से जो ठंडी हवाएं आने की जो जगह है उसको बंद कर दें। बिछावन ज़रूर बिछाएं ज़मीन पे, पुआल वगैरह जो भी है, पुआल हो, भूसा हो, कुछ नहीं है तो जो सुतली का बोरा होता है उसको आप ज़मीन पे बिछा दें और ज़मीन पे बिछा करके आप रखेंगे तो जो फर्श जो ठंडा होता है वो ठंडा जो शरीर में नहीं लगेगा और सुकर जो है वो स्वस्थ रहेंगे। वैसे सुकर जहाँ छोटे छौने हैं, जहाँ पे जन्म हुआ है छोटे बच्चे का, तो वहाँ पे आप हीटर की व्यवस्था कर सकते हैं या बल्ब 200 वाट का अगर बल्ब लगा देते हैं तो अंदर का कमरा जो है ठंडा रहेगा और चारों तरफ से आप बंद कर दें। तो ये सब आवास में उचित व्यवस्था आप करके सुकरों को सही वातावरण दे सकते हैं, मृत्यु दर से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे इनमें खान पान की समस्या भी उत्पन्न होती है। इस मौसम में उन्हें संतुलित आहार देने की जरूरत होती है। इसके लिए उन्हें मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक उनके भोजन में शामिल करना चाहिए। उन्हें अनुशंसित मात्रा में प्रोटीन भी देना चाहिए। उनके आहार में थोड़ी चर्बी भी शामिल करनी चाहिए। इससे उन्हें ठंड से लड़ने में सहायता मिलती है। ज़्यादा जब ठंड हो जाती है तो उसमें देखा जाता है कि सुकरों में थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है, खाने पीने की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप कोशिश करें जब दिन में जब धूप होता है उस समय आप सुकरों को जो बाहर निकालना है बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो आवास बनाते हैं सुकरों का आवास, उसमें आधा खुला और आधा बंद होता है। तो दिन के समय में आप कोशिश करें कि उसको धूप में रखें और रात के समय में उसको अंदर करके आवास को अच्छी तरह से बंद कर दें। तो इस तरह से हम लोग उचित आवास दे करके सुकरों की में जो होने वाली समस्याएं हैं उससे बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ है कि खान पान का भी थोड़ी सी इस समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो सुकर पालन ठंड के मौसम में जो करते हैं तो आवास की उचित व्यवस्था करने के बाद भी कभी कभी समस्याएं आ जाती है, क्योंकि जब सुकर को संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो ठंड का प्रकोप वैसे पशु में लगने की संभावना अधिक होती है। तो सबसे पहले है कि सुकर को ठंड के मौसम में खास करके भरपेट और संतुलित आहार मिलना चाहिए। संतुलित आहार जो हम लोग बनाते हैं उसमें मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सारे चीज़ों का मिश्रण होता है। तो इस समय जो हम लोग संतुलित आहार देते हैं उसमें भी थोड़ी बदलाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा को थोड़ी हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे मुख्य रूप से जो छोटे छौने होते हैं उसमें 22%, जो बड़े होते हैं उसमें 18%, 16% और जो वयस्क सुकर होते हैं उसमें 14% प्रोटीन की मात्रा होती है। तो 1 या 2% अगर प्रोटीन की मात्रा को उसके आहार से बढ़ा देते हैं, जो प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो खल्ली से मिलती है, मछली चूर्ण से मिलती है, तो उसकी मात्रा को अगर थोड़ी बढ़ाते हैं तो इस समय देखा जाता है कि ठंड के मौसम में हमारे जो सुकर होते हैं उसको काफ़ी राहत मिलती है। ठंड के मौसम में सुकरों में कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे चर्म रोग, खूरा चपका तथा स्वाइन फीवर। ये बीमारियां सुकरों की बढ़वार तथा प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है।
इनसे बचाव के लिए इनका ससमय टीकाकरण कराना अति आवश्यक है। ठंड के मौसम में बीमारियां का भी प्रकोप अधिक होता है। इस समय कुछ बीमारियां होती है जो खास करके ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमारे जो सूकर पालक हैं उसके प्रति भी सचेत होना चाहिए। ठंड के मौसम में चर्म रोग की समस्या अधिक देखने को मिलती है। साथ ही साथ ठंड के मौसम में खुरहा चपका जो बीमारी होता है उसकी भी संभावना देखने को अधिक मिलती है। स्वाइन फीवर का भी प्रकोप कभी कभी इस समय हो जाता है। तो 2-3 बीमारियां हैं, इसके प्रति हमारे सूकर पालक को सचेत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खुरहा चपका बीमारी जो इस समय ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको FMD भी कहते हैं। तो ये जो FMD बीमारी है इसकी टीकाकरण आप अवश्य करते हैं। इसके लक्षण हमारे किसान भाई जानते होंगे कि इसमें जो मुंह में घाव हो जाता है, जो खुर होता है उसमें घाव हो जाता है, तेज़ी से बीमारियां फैलती है, गर्भवती जो सुकरी होती है उसमें गर्भपात होने की संभावना अधिक होती है, बच्चे देने की क्षमता, बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस समय आप जो है ठंड के मौसम से पहले यानी अभी बिल्कुल सही समय है, आपने सूकरों को FMD का टीकाकरण नहीं कराया तो अवश्य करा दें। इसमें 3 ml मात्रा चमड़े के नीचे हम लोग देते हैं और 6-6 महीने पे इसका टीकाकरण करते हैं, तो अवश्य करा लें। दूसरी जो है स्वाइन फीवर, ये कभी भी हो सकता है और ज़्यादातर गर्मी बरसात में होता है, लेकिन ठंड के मौसम में भी होने की संभावना होती है। तो स्वाइन फीवर का लक्षण हमारे किसान भाई भली भांति जानते होंगे। ये बहुत तेज़ बुखार होता है सूकरों में, अचानक सूकर मरने लगते हैं। और ये जो स्वाइन फीवर बीमारी होता है इसके कारण जो है ये बीमारी तेज़ी से सूकरों में फैलती है। मतलब 1-2 सूकर में हुआ, धीरे धीरे पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाती है। तो इससे बचाव के लिए स्वाइन फीवर का टीका आप अवश्य लगाएं। पहला टीका 2 महीने की उम्र में लगाते हैं बच्चे में, 1 ml मात्रा चमड़े में, और उसके बाद हर 8 महीने या 12 महीने के बाद आप एक बार लगाएं। ऐसे तो आप 6-6 महीने पे लगाते हैं तो और अच्छी बात है, जिससे स्वाइन फीवर जो बीमारी है उससे बचाव हो सकेगा। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में यदि आप उनका समुचित ध्यान रखेंगे तो आप उनकी बढ़वार तथा पैदावार दोनों बढ़ा सकते हैं और उनकी मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे न सिर्फ सूकरों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा बल्कि आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। तो देखा दर्शकों आपने सूकरों को कैसे स्वस्थ रखना है। अगली जो जानकारी है वो तसर कीट के संबंध में है। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए हमें क्या कुछ करना है, ये जानकारी हम आपको दिलाते हैं। चलिए सुनते हैं अपने विशेषज्ञ को। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां तसर कीट पालन कृषि की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ये किसानों की आय का एक अच्छा साधन है। तसर कीट पालन के दौरान एवं उपरांत तसर कीटों में संक्रमण का खतरा रहता है, अतः तसर रेशम के अच्छे उत्पादन के लिए तसर कीटों को संक्रमण से बचाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि तसर कीट पालन के 15 दिन पहले उस क्षेत्र की सफाई कर लें, फिर 9:1 में चूना तथा ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर उसे 1 घंटे छोड़ दें। उसके बाद पूरे क्षेत्र में उसका भुरकाव करें। फिर जहां चींटियों और दीमक की कॉलोनी है उसमें मिथाइल पैराथियोन दवा को डालकर बिल को ढक दें। इन उपायों से तसर कीट में संक्रमण का खतरा बिल्कुल नगण्य हो जाता है। आज हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र यादव जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि तसर कीट पालन के दौरान एवं उपरांत विसंक्रमण कैसे की जाती है। 15 दिन पहले अपने अड्डा बाड़ी को साफ सफाई, पहले तो हम दौली से या वीट कटर चला करके फील्ड के जो घास झाड़ी और जहाँ पे दीमक की कॉलोनी और चींटी के होल हैं, बिल जिसको बोलते हैं, उस बिल में उसकी देख रेख करके साफ सफाई करके फिर 9:1 के अनुपात में चूना और ब्लीचिंग को मिक्स करके 1 घंटा रखते हैं। 1 घंटे के बाद हम पूरी फील्ड का बुरकाव करते हैं। बुरकाव करने से फ़ायदा होता है कि हमारी फील्ड में जो वायरस हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, इनका जो है विसंक्रमण हो जाता है। विसंक्रमण करते समय हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पे दीमक की कॉलोनी है, चींटी है, उसमें हमको मिथाइल पैराथियोन को दवा इसको डाल करके उसके बिल में उसको बंद कर देते हैं, ढक देते हैं। क्योंकि
हमारा जब कीट पालन करते हैं किसान भाई बहन, तो चौकी में ही करीब करीब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए हमको चींटी से बहुत सावधान रहना होगा। और अपने फील्ड की साफ़ सफाई क्यों करते हैं, इसलिए करना है कि झाड़ी को, उसके झाड़ी में वाष्प के कॉलोनियाँ होती हैं, तो उनको हमको साफ सफाई कर देना है। किसान भाइयों, तसर रेशम कीट से वर्ष में 2 फसल ली जाती है। पहली फसल की अवधि 1 जुलाई से 20 अगस्त की होती है, अतः पहली फसल के लिए 15 जून से साफ सफाई तथा विसंक्रमण का कार्य कर लेना बेहतर होता है। फिर दूसरी फसल के लिए 20 अगस्त के बाद दोबारा क्षेत्र को विसंक्रमण करने की जरूरत पड़ती है, ताकि वहां तसर कीट द्वारा फैलाए गए मलमूत्र तथा अन्य गंदगी की सफाई हो सके और तसर कीट संक्रमण के खतरे से बच सकें। इसके लिए भी 9:1 में चूने तथा ब्लीचिंग पाउडर का क्षेत्र में भुरकाव करना चाहिए। कीट पालन हो जाने के बाद जब हमारा अक्टूबर नवंबर में कीट पालन कंप्लीट हो गया और यह प्रक्रिया फर्स्ट क्रॉप और सेकंड क्रॉप दोनों क्रॉप के दौरान करते हैं। फर्स्ट क्रॉप मीन्स 1 जुलाई से हमारी फर्स्ट क्रॉप स्टार्ट होती है, वो 20 अगस्त तक फर्स्ट क्रॉप हमारी कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब फर्स्ट क्रॉप में 15 जून से हमको डिसइंफेक्शन का काम, साफ़ सफाई अपने फील्ड का काम कर देना चाहिए। और 15 दिन पहले चूना 9 भाग और ब्लीचिंग 1 भाग मिक्स करके प्रॉपरली उसको 1 घंटा रखते हैं। 1 घंटा के बाद पूरे फील्ड में हम बुरकाव करते हैं। फिर कीट पालन जब हमारा 20 अगस्त तक कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्रॉप, उसके बाद फिर पुनः जो वहाँ पे लीटर वगैरह पड़े रहते हैं, कीड़े के हमारे तसर सिल्कवर्म के जो लीटर होते हैं वो पड़े रहते हैं, उसका जो एक्सक्रीटा, उसका मलमूत्र, तो उसको फिर पुनः डिसइंफेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें फंगस, बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, आते हैं। तो उसको करने के लिए फिर पुनः कीट पालन के उपरांत 20 अगस्त के बाद जब हमारा फर्स्ट क्रॉप 20 अगस्त तक लगभग कंप्लीट हो जाती है, तो हम फिर इसी रेशियो में 9 भाग चूना और 1 भाग ब्लीचिंग मिला करके 1 घंटा रख के फिर पुनः हम ज़मीन को बुरकाव करते हैं। इसके बुरकाव करने के हमारे कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारा जो है ज़मीन का पीएच वह भी मेंटेन रहता है, जिससे हमारे पौधे के ऊपर और कीट पालन के ऊपर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा कीड़ा अच्छा और बैक्टीरिया मुक्त और फंगस मुक्त होता है। किसान भाइयों, तसर कीट पालन के दौरान एवं उपरांत भूमि का विसंक्रमण करना बहुत ही आवश्यक है। इससे पेपरीन नामक बीमारी, फफूंद तथा जीवाणुओं का खतरा कम जाता है। अतः कीट पालन की शुरुआत के 15 दिन पहले तथा प्रथम फसल प्राप्त करने के तुरंत बाद चूने और ब्लीचिंग पाउडर का भुरकाव करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, चूने और ब्लीचिंग पाउडर बाजार में उपलब्ध हैं, अतः इसे 9:1 में भुरकाव कर आप अपनी फसल को संक्रमण से बचा सकते हैं। विसंक्रमण करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे ज़मीन में जो पेब्रिन नाम की एक बीमारी है, इस बीमारी का प्रकोप से हम बचने के लिए इसका हम जो है बुरकाव करते हैं और फंगस और बैक्टीरिया इनका भी कंट्रोल होता है। जो हमारी पत्तियां हैं, ज़मीन सॉयल है, सॉयल पे इनके जीवाणु विषाणु पड़े रहते हैं, उन विषाणु और जीवाणुओं का जो है रोकथाम होता है। इसलिए हमको विसंक्रमण करना अति आवश्यक है। विसंक्रमण करने के लिए कीट पालन के 15 दिन पहले और कीट पालन समाप्त होने के तुरंत बाद, जब हमारा कोसा कटाई हो जाता है, कंप्लीट हो गया, उसके तुरंत बाद हमको जो है 9 भाग चूना 1 भाग ब्लीचिंग मिला करके 1 घंटा रखेंगे। उसके बाद हम पूरे ज़मीन को, पूरे फील्ड को विसंक्रमण करने के लिए चूना और ब्लीचिंग का बुरकाव करते हैं। इसका जो है 9 भाग चूना रहता है और 1 भाग ब्लीचिंग प्रॉपरली मिक्स करके 1 घंटा रख देंगे। घंटा रखने के बाद ही हम बुरकाव करते हैं, तो उसका असर अच्छा से होता है, क्योंकि वो आपस में रासायनिक कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। किसान भाई बहनों के लिए मैं बता दूं कि बाज़ार में चूना और ब्लीचिंग अवेलेबल है, हर बाज़ार में, हर मार्केट में है। वहाँ से इसको ख़रीद करके वह जो है इसको बड़े आसानी से अपना जो है फील्ड को विसंक्रमण करते हैं। किसान भाइयों, जब आप अपनी भूमि का विसंक्रमण करते हैं तो आपको भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा चूने और ब्लीचिंग पाउडर आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अतः साफ सफाई करते वक्त और चूने और ब्लीचिंग पाउडर का भुरकाव करते वक्त आप गमबूट, ग्लव्स तथा मास्क का प्रयोग अवश्य करें। हाँ किसान भाई बहनों, जो किसान हमारे डिसइंफेक्शन करते समय विशेष सावधानियां रखना है कि जैसे झाड़ी की साफ़ सफाई कर रहे हैं तो गमबूट पहन के जाना है, वीड कटर चलाते समय मास्क वगैरह लगा के, और ये चूना ब्लीचिंग का जब छिड़काव कर रहे हैं 9:1 अनुपात में मिलाते समय हाथ में दस्ताना पहनना चाहिए और मास्क लगा करके मुंह पे, और तब इसका हम जो है बुरकाव करेंगे। ये सावधानियां बरतना अति आवश्यक है। यदि किसान भाई अपने क्षेत्र का विसंक्रमण कर लें तो उनके ककून की गुणवत्ता तथा उत्पादकता दोनों बढ़ जाएगी। और किसान भाई बहनों को बता रहा हूं कि इस तरह से आप अगर पहले और बाद में अपने अड्डा बाड़ी को साफ सफाई करके और चींटी से बचाव करके आपकी उपज जो है, अगर आप डिसइंफेक्शन को माने विसंक्रमण करते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपके कोसा की उपज जो है 50 कोकून से लेकर के 70-80 कोकून तक आपको उपज मिल जाएगा। अगर विसंक्रमण किसान भाई बहन नहीं करते हैं तो उनको जो है तरह तरह की बीमारियां आएगी, जैसे वायरोसिस हो जाएगा और पेब्रिन की बीमारी आएगी, जिससे उनके कोसा की गुणवत्ता जो है वो ख़राब होगी, अच्छी नहीं होगी, तो उसका जो है सही रेट नहीं मिलेगा उनको। ये सारे मतलब उनकी माने कुप्रभाव होंगे। इस तरह से यदि किसान भाई वैज्ञानिकों के कहे अनुसार तसर कीट पालन के दौरान एवं उपरांत अपने क्षेत्र का विसंक्रमण करते हैं तो उनके कोषों की उत्पादकता बढ़ जाएगी और उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। तो देखा किसान भाइयों, आपने अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो तसर के कीटों को संक्रमण से बचाया जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। आज के अंक में इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में कोई बात है तो आप हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।